अच्छा, आप एक सवर्ण जाति से आते हैं जिसको कि प्रिविलेज्ड मान सकते हैं। इसके बावजूद भी आपने जब पिछड़ों, दलितों और जो अनप्रिविलेज्ड के लिए काम करना शुरू किया, बात करना शुरू किया, तो इसका आपके दिमाग में प्रोसेस कैसे आया? कब आपको लगा कि ये बात करनी चाहिए? क्या कोई ट्रिगर पॉइंट था? और जब करना शुरू किया, आपकी अपनी फैमिली से, दोस्तों से कैसा रिएक्शन मिला? ट्रिगर पॉइंट एक नहीं होता है। जब आप छोटे होते हैं ना, तो आपको पता नहीं होता है। एक तो सवर्ण होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप वो प्रिविलेज महसूस ही नहीं कर पाएंगे जो आपको मिला है। आपको लगेगा ये सामान्य बात है। मैं 7 साल का भी हूं तो भी मुझे पंडित जी का लड़का कहा जाएगा, और कोई आदमी 60 साल का है और किसी एसटी कम्युनिटी से आता है, तब भी उसके नाम के आगे जी नहीं लगेगा। ये इतना डाइल्यूट प्रिविलेज है जो आप सोच भी नहीं सकते। मुझे लगता है कि इस देश के सवर्णों की जिम्मेदारी है कि उनकी पिछली पीढ़ियों ने शोषण किया है, तो वो इस चीज के लिए बाध्य हैं कि उन्हें सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए। आप बदला लेकर के कभी इस लड़ाई को खत्म नहीं कर पाएंगे। आप आरक्षण का विरोध करिए, करते रहिए। इस देश की 80% आबादी तो उसके समर्थन में है। आप करिए विवेचना, कितनी करेंगे? अंततः तो बहुमत से ही चीजें तय होंगी। आपको आगे आके और सम्मान के साथ ये कहना पड़ेगा। जैसे अफ्रीका में गोरे लोगों ने काले लोगों से घुटने पे बैठ करके कहा कि हमने गलत किया है, सॉरी बोला, और हम इस चीज की माफी मांगते हैं। और सिर्फ एक माफी मांग के आप अपने घर बैठ जाएं, ये भी नहीं चलेगा। आपने 2000 साल शोषण किया है, आपको कम से कम 100 साल माफी मांगनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये वाली जब बात आती है ना, और भी कुछ लोगों के मुंह से मैंने ये बात सुनी, तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर जैसे कि मान लीजिए आप भी ब्राह्मण परिवार से आते हैं, मैं भी ब्राह्मण परिवार से आती हूँ, हमने वो चीज फेस नहीं किया, बिल्कुल आपने सही कहा, जो कि उन बच्चों को फेस करना पड़ता है बचपन से लेकर के बड़े होने तक। लेकिन इसमें एक जो सवाल आता है वो ये आता है कि मान लीजिए कि हमारे सवर्ण पूर्वजों ने कोई गलती की, तो क्या उसके लिए हम दोषी हैं, हमें आज माफी मांगनी चाहिए? या फिर ये तो वही वाली बात हो जाएगी जो लोग बोलते हैं कि बाबर ने कोई गलती की, मंदिर तोड़ा, तो फिर आज मुसलमानों को उसके लिए टारगेट किया जाता है। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। मंदिर नॉन लिविंग थिंग है, पर ह्यूमन तो लिविंग थिंग है ना। आपने जो स्ट्रक्चर बनाया था वो आज भी फॉलो हो रहा है ना। आज भी गांव में जातिवाद है। कोई घोड़ी पर चढ़ता है तो गोली मार दी जाती है। मूंछ नहीं रख सकता, मूंछ नहीं रख सकता है। मंदिरों में नहीं जा इंटरकास्ट सकता, मैरिज नहीं हो सकती हैं। देश की राष्ट्रपति भी इस चीज का शिकार हैं। मंदिर में नहीं जा सकते आप। यादव कथा पढ़ेगा तो पीटा जाएगा। ब्राह्मणों की बपौती है कथा पढ़ना। तो जब तक आप ये सत्ता नहीं छोड़ेंगे, जो आपको एक कास्ट प्रिविलेज वाली सत्ता है, तब तक आपको माफी मांगनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं जिस दिन इस देश में 4 शंकराचार्य में से 2 भी दलित होंगे, मुझे लगेगा कि सुधार हो गया। लेकिन वो कैसे होगा, ये आप बताइए। बदलाव कैसे? मैं ये सवर्णों से कह रहा हूं। वो आप बताइए। जब आप कह रहे हैं कि आपके बाप दादाओं ने नहीं किया, तो आप बना दीजिए शंकराचार्य एक दलित को। तो ये तो फिर जो हमारे रिलीजियस पुराने टेक्स्ट हैं उसका हवाला देकर के कहा जा सकता है कि वो नहीं बन सकते। कौन से टेक्स्ट लिखे किसने? आपने दलितों को संस्कृत पढ़ने नहीं दी। वहां से शोषण चल रहा है। जो कहानी एग्जिस्ट भी नहीं करती है, उसमें जातिगत शोषण को ग्लोरीफाई किया गया है। तो जब आपने पढ़ने दिया नहीं, लिखा खुद आपने, मंदिरों में घुसने दिया नहीं, भगवान को डिफाइन किया आपने, अच्छा खाना आपको मिला, मुझे जूठन मिली, पढ़ने का प्रिविलेज आपको मिला, मुझे स्कूल के बाहर बैठने को मिला, गांव में रहने का प्रिविलेज आपको मिला, मुझे गांव के बाहर रहना पड़ा, मैंने तालाब का पानी पिया, आपने कुएं का पानी पिया, तो मेरे डीएनए और आपके डीएनए में जमीन आसमान का फर्क है। वो तो रहेगा अभी और भी है। मेरे बच्चे आज भी कमजोर होंगे उन बच्चों से जिन बच्चों को हमेशा थाली में खाना दिया गया, और जो बच्चे एक टाइम के खाने के लिए बचपन में मजदूरी करते रहे, उन बच्चों को एक रेस में बिठा के नहीं दौड़ाया जा सकता है। ये फर्क है। आप बराबरी पे आने का मौका दीजिए। एक बच्चा जिसकी पूरे दिन की लड़ाई ही एक टाइम के खाने की है, अब आप कह देंगे वो गरीब है तो ईडब्ल्यूएस मिल गया, तो ईडब्ल्यूएस का आपने विरोध क्यों नहीं किया? वो तो सवर्णों को दे रहे हैं ना। हाँ। अगर आप आरक्षण के खिलाफ थे तो आप ईडब्ल्यूएस का विरोध करते, तब मुझे लगता कि हाँ, आप इसे डिस्क्रिमिनेशन समझते हैं। कि हर तरह के आरक्षण जब रोटी आपकी थाली में गिरे तो वाह वाह, और दूसरे की थाली में गिरे तो हाय तौबा। इसका मतलब आप अभी भी डिस्क्रिमिनेशन में जी रहे हैं। अच्छा, शहर में जो अंकल आंटियों से बात करो तो वो लोग अक्सर बोलते हैं कि अब कोई डिस्क्रिमिनेशन कस्बों या गांवों में नहीं है, जबकि आज भी आए दिन इस तरह की खबरें छपती हैं कि घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया, या मंदिर में वो गए, किसी ने पहचान लिया। जैसे नए बच्चे हैं तो वो जैसे जीन्स वीन्स पहने हैं तो बहुत बार लोग नहीं पहचानते। गांव के जो बुजुर्ग हैं उनको तो पहचान लिया जाता है, लेकिन जो उनके बच्चे बच्चे होते हैं वो मंदिरों में जाने की कोशिश करते पकड़े गए, उनको लोग नहीं पहचान पाए, तब तक वो जाते रहे। जैसे ही पहचाना गया कि ये फलानवा का बेटा है, पकड़ के उसको पीट दिया गया। शहर
कि लोग इन खबरों को क्यों नहीं ध्यान देते और इनसे क्यों जानबूझ के आंखें मूंद लेते हैं, हम सबके माँ बाप? दे आर वेरी मच एलीट, ऐसा उन्हें लगता है। उनके सवालों का जवाब डेटा ही है। हिंदुस्तान में आईएएस हैं 5,577। इसमें से कितने ओबीसी होंगे? 4.3%। अच्छा, काफी 245। ओके। एससी कितने होंगे? अब बताते रहो डाटा। एससी 2.4% है, 135, और एसटी 67 है केवल। ओके। यानी बाकी जितना बचा 80% लोग सवर्ण बैठे हुए हैं। इसके पीछे अब वजह क्या मानते हैं? क्योंकि अब तो लगभग 80 साल से रिजर्वेशन है। एनएफएस, नॉट फॉर सुटेबल। ओके। जो आजकल यूनिवर्सिटीज में एक नया टर्म चला है। ओके। डीयू में 1400 प्रोफेसर में से 20% भी ओबीसी नहीं। इसको थोड़ा डिफाइन कीजिए, इसके पीछे वजह क्या लगता है? इसके पीछे वजह मुझे ये लगती है कि देखिए, पावर में अगर वही लोग बैठे हैं जो कास्टिस्ट हैं, तो वो स्पेस ही नहीं बनने देंगे उन लोगों के आने का। क्योंकि वो कह रहे हैं अगर ये लोग आ गए तो ये अपने लोगों को ले आएंगे, यानी आप मान रहे हैं कि वो लोग आपके अपने नहीं हैं। तो आप पावर स्ट्रक्चर को ब्रॉड नहीं करने दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को अपने आप को ओबीसी बनाना पड़ा प्रधानमंत्री बनने के लिए। वो है या नहीं है, इस पे आज भी सवाल है। गुजरात में नहीं थे, गुजरात में दिल्ली आते हो गए। दिल्ली आते हो गए। तो अगर मैं कहूं कि आज भी सवर्ण इस देश की सरकार चला रहे तो मैं गलत नहीं कह रहा हूं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक्स सीएम रहे हैं ना, उनके मंदिर जाने के बाद मंदिर को धोया गया। हाँ। कितनी शर्मनाक बात है। मतलब आज भी उस आदमी के सीएम होने से पहले उसकी कास्ट इंपॉर्टेंट है, देखी जा रही है। तो आप छोटे लोग की क्या गिनती कर रहे हैं? यानी ये डेटा साफ साफ। अब आईपीएस कितने हैं मैम? आईपीएस है 4594। ओके। 4594। 5.5% आईपीएस ओबीसी हैं। ओके। 3% एससी हैं और लगभग 1.5% के आसपास एसटी। ये रिजर्वेशन के बाद का ये आंकड़ा है। रिजर्वेशन 80 साल बाद, लगभग 75 साल बाद। रिजर्वेशन को एक्सेप्ट करने में 25 साल लगे, फॉलो करने के प्रोसेस में लाने में 30 साल लगे, और इसके बाद अभी 100 साल और लगेंगे इसको डाइजेस्ट करने में। और देश में तो सरकारी नौकरी 2-3% है, प्राइवेट में तो रिजर्वेशन भी नहीं है। तो वहां आप जो जिस तरीके का स्ट्रक्चर काम करता है उसे तो आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। साउथ अफ्रीका टीम ने, क्रिकेट की टीम ने अपने क्रिकेट में रिजर्वेशन दिया। ओके। कि हम 4 काले लोगों को खिलाएंगे ही खिलाएंगे। अच्छा। सारे गोरे नहीं होंगे। ओके। तो आपको थोड़ा अपने लिबरल थॉट्स को ब्रॉड करना पड़ेगा। आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कह रहे हैं कि अगर हम रिजर्वेशन दे देंगे तो काम का स्पेस नहीं बनेगा। जैसे एक जज साहब ने आदेश दिया कि अगर महिलाओं को मेंस्ट्रुअल लीव के लिए हम दे देंगे तो फिर कंपैरेटिवली महिलाओं को नौकरी कम मिलेगी। क्यों? जो नहीं दे 10%, जो 33% महिला अपने ऑर्गेनाइजेशन में ना रखे, उस पर कार्रवाई करो, ग्रांट देना बंद कर दीजिए। कार्रवाई और उस पर 3 गुना टैक्स लगेगा। लगाइए नहीं, कैसे नहीं देगा? अभी नौकरी भी देंगे और पैर छूते घूमेंगे। अगर एक महिला ड्रॉप कर दे ऑफिस, बोलेंगे प्लीज काम कर लीजिए, आप मत जाइए। यानी सरकार खुद नहीं चाहती है। 33% रिजर्वेशन की बात 2022 में हुई थी, और लागू कब होगा? 2029 में। इससे तेज कछुआ चलेगा। बीच में डिलिमिटेशन होगा, बिना परिसीमन के वो सीटें ही तय नहीं होंगी, और उसके बाद होगा। मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल रिजर्वेशन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। उसका तथ्य ही नहीं। आप जॉब में दीजिए, आप बैंक्स में दीजिए, आप प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में दीजिए, एजुकेशन में दीजिए, आप फ्रंट लाइन लाइए ना। आप समझ नहीं रहे हैं। 50% आबादी इस देश की काम नहीं कर रही है, करेगी तो देश कहां पहुंचेगा? आपने किचन तक सीमित कर दिया।